हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू करंट अफेयर्स फंडा। और आज हम देखेंगे इंडिया की न्यू एफडीआई पॉलिसी और साथ ही साथ जो चाइना के क्लेम्स हैं, जहां पे चाइना ने ये कहा है कि ये बिल्कुल डिस्क्रिमिनेटरी है अगेंस्ट डब्ल्यूटीओ नॉर्म्स। और डब्ल्यूटीओ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो नॉर्म्स बनाए गए हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, उसके खिलाफ है ये इंडिया की न्यू एफडीआई पॉलिसी। तो आप इस लेक्चर को पूरा आखिरी तक देखिएगा ताकि ये जो पूरा टॉपिक है आपको क्लियर हो। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले इंडिया ने नोटिफाई की अपनी एक एफडीआई पॉलिसी चेंज, जहां पे उन्होंने ये कह दिया है कि जो बॉर्डर शेयरिंग नेशंस हैं, इंडिया से जो बॉर्डर शेयर करते हैं जितनी भी कंट्रीज, अगर वहां से कोई भी एफडीआई आता है या फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भारत के अंदर आता है, इवन एफआईआई भी आता है, लेकिन एफआईआई के लिए भी नोटिफाई उतना नहीं किया गया है, लेकिन जो एफडीआई आता है, ठीक है, उसमें प्रायर जो होगा, मतलब उससे पहले आपको अनुमति लेनी पड़ेगी किसकी? भारत सरकार की, या फिर आप कह सकते हैं डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स की। ठीक है, और ये किसके तहत आता है? ये फेमा के तहत आता है, जिसे फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट कहते हैं। ओके, और ये बिल्कुल डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनेशनल ट्रेड ने अभी कुछ दिन पहले अपने प्रेस नोट में ये बताया है कि आने वाले समय में जितनी भी 7 कंट्रीज हैं, 7 कंट्रीज हैं जो कि इंडिया से अपना लैंड बॉर्डर शेयर करती हैं, तो उनको इन फ्यूचर में जो भी इन्वेस्टमेंट करने होंगे, भारत में किसी भी कंपनी में निवेश करना होगा, तो उससे पहले भारत सरकार की इजाजत लेनी पड़ेगी और उन्हें नोटिफाई करना पड़ेगा ऐसे कोई भी नॉर्म्स या ऐसे कोई भी फर्दर इन्वेस्टमेंट्स। ओके, तो बेसिकली ये बेसिकली जो किया गया है, ये अपनी इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करने के लिए किया गया है, क्योंकि जो हॉस्टाइल टेक ओवर होता है, हॉस्टाइल टेक ओवर, ओके, हॉस्टाइल टेक ओवर का मतलब ये होता है कि अगर किसी का दुख किसी के लिए सुख बन जाता है, ये उस प्रकार का सिचुएशन है। ओके, क्योंकि भारत में अभी क्या हो रहा है, लॉकडाउन चल रहा है, और लॉकडाउन के कारण जो बहुत सारी कंपनीज हैं वो अपना काम नहीं कर पा रही हैं, जस्ट बिकॉज द लैक ऑफ क्रंच, सॉरी, द कैश ऑफ क्रंच। ओके, तो उनके पास पैसे की कमी है, तो पैसे की कमी है तो वो क्या देख रहे हैं? वो इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं दूसरी दूसरी कंट्रीज से। ओके, और इसका चाइना फायदा उठा सकता है, क्योंकि वो एक बार में बहुत सारे इन्वेस्टमेंट कर सकता है, ये सभी जानते हैं। ओके, और लेटेस्ट में उसने क्या किया है, एचडीएफसी जो लिमिटेड है, एचडीएफसी बैंक की बात नहीं कर रहा हूं मैं, एचडीएफसी लिमिटेड की बात कर रहा हूँ, ये बहुत बड़ा ग्रुप है। ओके, हाउसिंग डेवलपमेंट एंड फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन जो है, फाइनेंस कॉर्पोरेशन जो है, ये बहुत बड़ा ग्रुप है। इसमें उन्होंने क्या किया है, उन्होंने शेयर्स को परचेज किया है, और अब इनकी जो शेयर होल्डिंग हो गई वो 1.21% की यहाँ पे शेयर होल्डिंग हो गई है, किसकी? चाइना की। और अगर आप चाइना को भी नहीं कहें, टू बी प्रिसाइज, जो चाइना का सेंट्रल बैंक है, जैसे अपने इंडिया का आरबीआई है, वहां चाइना का है पीपल्स बैंक है। ओके, पीपल्स बैंक ऑफ चाइना, पीसीबी जिसको कहा जाता है, उसने यहाँ पे शेयर्स परचेज किए हैं, तो इसके बैकड्रॉप में ये किया गया है। ओके, तो जैसे ही जो पीपल्स बैंक ऑफ चाइना ने इन्वेस्टमेंट किया एचडीएफसी में, तो इसका इम्पैक्ट फ्रेंड्स टू फोल्ड हो सकता है। टू फोल्ड कैसे होगा, ये मैं आपको समझाता हूँ। टू फोल्ड ऐसे होगा कि अभी तो ठीक है, आपने मतलब उसको, मतलब क्या किया, उसको कर्टेल कर दिया, उसके इन्वेस्टमेंट को कर्टेल कर दिया, और ये भी कहा कि इन अगर आप फ्यूचर में कोई भी इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको पहले जानकारी देनी होगी। ठीक है, लेकिन जो भारत में जितने भी स्टार्टअप्स हैं, जितने भी, ना कह के अगर मैं कहूँ, जो मैक्सिमम ग्रोइंग स्टार्टअप्स हैं, वहां पे पैसा लगा हुआ है चाइना का। जो फंडिंग है वो चाइना से आ रही है, यानी चाइना से आ रही है, इसका मतलब ये जो चाइना की प्राइवेट फर्म्स है, जैसे अलीबाबा हो गया, टेंसेंट हो गया, ये लोग बहुत ज्यादा फंडिंग कर रहे हैं, और ये बहुत ही अच्छा सोर्स ऑफ फंडिंग है जो न्यू स्टार्टअप्स हैं, जो इंडिविजुअल स्टार्टअप्स हैं, जो नेसेंट स्टार्टअप्स हैं, जो अभी बिल्कुल ही ग्रोइंग एज पे हैं, उनके लिए। तो जो लार्जेस्ट लिस्टेड फर्म है, ठीक है, वहां पे भी ये शेयर होल्डिंग बहुत ज्यादा है, मतलब डजन, मतलब 12-14 से ज्यादा जो स्टार्टअप्स हैं भारत में, उसमें चाइना की शेयर होल्डिंग है, और प्लस बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट चाइना ने करके रखा है। अगर आप ऐसी कोई भी पॉलिसी लाएंगे जहां पे एफडीआई के नॉर्म्स को स्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा, तो आने वाले समय में ये जो स्टार्टअप्स है, ठीक है, इनका फ्यूचर थोड़ा खतरनाक हो सकता है, खतरे में आ सकता है। बट ये जो बात है, ये आने वाले समय की, यानी फ्यूचर की है, और ये जो कंटेनमेंट या कर्टेलमेंट किया गया है एफडीआई नॉर्म्स में, ये भी फ्यूचर को देख के ही किया गया है, क्योंकि जो हॉस्टाइल टेक ओवर है, जो कि चाइना की एक पॉलिसी है, वो बहुत सारी कंट्रीज में कर रहा है, इन्वेस्टमेंट कर रहा है, चाहे उसके शेयर मार्केट हो, चाहे उसकी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट कर रहा हो। इसके कारण क्या होगा, आने वाले समय में ये ओनरशिप ट्रांसफर की बात करेंगे, अभी कुछ शेयर्स ले रहे हैं, फिर आप इतनी फंडिंग कर देंगे कि एट द एंड ऑफ द डे आपको कंपनी ही उन्हें देनी पड़ेगी, उस पर्टिकुलर चाइना की कंपनी को आपको सोल्ड आउट करना होगा। तो ऐसा
जो हॉस्टाइल क्या बोलते हैं अपन अगर कह सके हॉस्टाइल कवरेज या हॉस्टाइल एक्वायर भारत में ना हो, इसके लिए ये पॉलिसी को डिजाइन किया गया है या ये नॉर्म्स की चेंजेस किए गए हैं भारत सरकार के द्वारा, क्योंकि ये फ्यूचर है। अभी से आप अपने आप को कवर नहीं करेंगे या शील्ड नहीं लगाएंगे फॉर फ्यूचर, तो फ्यूचर का जो डेंजर है उससे आप नहीं बच सकते। ओके फ्रेंड्स, तो बेसिकली आप इस सेंस में इसको काउंट करिए, ना कि इस सेंस में कि आने वाले समय में क्या होगा। अभी अगर अपन कुछ कर रहे हैं अभी का मतलब थोड़े दिन की खुशी के कारण बात की दुखदाई ना हो, उसको बचाया गया है यहाँ पे, बेसिकली ये देखा गया है। ओके, तो जो मैं 7 कंट्रीज की बात कर रहा था वो है अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, चाइना और ये म्यांमार। ये 7 जो कंट्रीज हैं वो भारत के साथ लैंड बॉर्डर शेयर करती हैं। ओके, तो अब इसका जो काउंटर आंसर है या फिर इसका जो काउंटर आर्गुमेंट है वो ये है, बीजिंग ने ये कहा है कि जो न्यू दिल्ली ने जो अपना मूव दिया है या जो अमिट किया है एफडीआई नॉर्म्स को, वो बेसिकली डिस्क्रिमिनेटरी नेचर का है। डिस्क्रिमिनेटरी क्यों है? उन्होंने ये बोला है कि जो डब्ल्यूटीओ के नॉर्म्स होते हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के नॉर्म्स और अदर मल्टीलैटरल जो कमिटमेंट्स है भारत करते आ रहे हैं, जैसे अगर आप देखें तो G20 फोरम पे हो गया या डिफरेंट डिफरेंट फोरम पे हो गया, जो भारत ट्रेड से रिलेटेड कमिटमेंट्स करता है, ये उसके खिलाफ है। ठीक है, बेसिकली इट क्रिएट्स अ बैरियर फॉर इन्वेस्टमेंट। ठीक है, कुछ भी स्पेसिफिक कंट्री पे अगर आप कोई भी बैरियर लगाते हो या किसी पर्टिकुलर एक पर्सन को टारगेट करते हो, ठीक है, तो ये किसके खिलाफ है? चाइना ने कहा है ये खिलाफ है प्रिंसिपल ऑफ नॉन डिस्क्रिमिनेशन। ये एक प्रकार का कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम आगे समझेंगे कि प्रिंसिपल ऑफ नॉन डिस्क्रिमिनेशन होता क्या है अकॉर्डिंग टू डब्ल्यूटीओ। ओके फ्रेंड्स, तो बेसिकली इसका जो बोला गया है प्रिंसिपल ऑफ नॉन डिस्क्रिमिनेशन, ये एक तुक दिया है या एक पॉइंट बोला है चाइना ने। इसका मतलब ये होता है कि सपोज एक कंट्री ए है, एक कंट्री बी है, एक कंट्री सी है। ठीक है, ये सारे डब्ल्यूटीओ के मेंबर्स हैं और इनके बीच में एक एग्रीमेंट है कि हाँ, हम जो चीज पर्टिकुलर बी कंट्री को सप्लाई कर रहे हैं या सी कंट्री को सप्लाई कर रहे हैं, तो हम इनके बीच में कोई भी भेदभाव नहीं करेंगे। अगर इस पर्टिकुलर को कोई भी चीज 10 रुपए की दे रहे हैं तो इसको भी उसी प्रकार से 10 रुपए में देंगे, या इससे आने वाले सामान पे हम इतने रुपए का टैरिफ लगा रहे हैं, ठीक है, तो इससे भी हम उतने ही रुपए का टैरिफ लगाएंगे। इसका मतलब ये है कि हम किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। ठीक है, ऑनलाइन ऑफ ट्रेड या फिर इन्वेस्टमेंट कह लीजिए या सर्विसेज रिलेटेड इश्यूज कह लीजिए, जितना भी है जो भी है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत जो भी आता है, जो कि पूरे वर्ल्ड का ट्रेड को देखती है या उसके गाइडलाइंस इशू करती है इन डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी, ताकि जो ग्लोबलाइजेशन होने के बाद आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 होने के बाद जो GATT था, ओके, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ था, वो आगे जाके 1995 में WTO बना। ओके फ्रेंड्स, तो उसके बाद यहाँ से जो वर्ल्ड का ट्रेड हुआ वो काफी इजी हो गया। लेकिन हाँ, जब चीजें इजी होती है तो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट भी बढ़ता है लोगों का, और जो महत्वाकांक्षा है वो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते आज इतनी होगी कि हॉस्टाइल टेक ओवर एक बहुत ही मतलब खतरनाक चीज है, क्योंकि चाइना की एक टैक्टिक है। क्योंकि चाइना इतना इन्वेस्टमेंट कर देगा उस पर्टिकुलर नेशन या उस पर्टिकुलर छोटी सी कंट्री में, उस पर्टिकुलर कंपनी के अंदर, कि आने वाले समय में वो उसका डेट जो है वो चुका नहीं पाएंगे, और एट द एंड ऑफ द डे सिर्फ आपके पास एक ही चीज रहेगी, वो होगी ओनरशिप ट्रांसफर या फिर जो बेनिफिशियरी ट्रांसफर होता है वो हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बेनिफिशियरी ट्रांसफर में इस पर्टिकुलर जो एफडीआई चेंजेस हुए वहां पे इंडिया ने अभी डिफाइन नहीं किया है, और आने वाले समय में जैसे भी जो भी इसमें चेंजेस होंगे वो हम डिस्कस करेंगे। तो मैं ये बात कर रहा था प्रिंसिपल ऑफ नॉन डिस्क्रिमिनेशन। तो जो प्रिंसिपल ऑफ नॉन डिस्क्रिमिनेशन मैंने आपको समझाया कि आप किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। अगर आप देखें तो अभी ही जियो वो क्या बोलते हैं, फेसबुक ने रिलायंस जियो में 9.9% के स्टेक्स अक्वायर किए गए हैं। ठीक है, यानी ये एक यूएस बेस्ड कंपनी है फेसबुक, उसने भारत की एक कंपनी में 9.99% के स्टेट अक्वायर किए, आप समझ लें ऑलमोस्ट 10% की शेयर होल्डिंग वहां पे ली है। यानी उन्होंने इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट किया, तब भारत सरकार ने ऐसा कुछ नहीं किया। और चाइना ये बोल रहा है, सिर्फ चाइना ने एचडीएफसी में 1.21% के शेयर लिए, और मतलब उनको आने वाले समय में कोई भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए मना कर दिया गया। ओके, तो बेसिकली ये सिक्के के दो पहलू हैं कि यहाँ पे अगर कोई इन्वेस्टमेंट आ रहा है तो उससे आप अच्छा कह रहे हैं और इसकी तारीफ कर रहे हैं, इस पर ट्वीट कर रहे हैं। ओके, और इस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट के बारे में आप इतना सोच रहे हैं। तो बेसिकली फ्रेंड्स, ये भारत सरकार के ऊपर है, और ये होल सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी है यूनियन ऑफ इंडिया की कि वो देखें कि कौन सा इन्वेस्टमेंट उनके कंट्री के लिए सही है और कौन सा इन्वेस्टमेंट पर्टिकुलरली उनके लिए आने वाले समय में उनकी जो मतलब इंडिविजुअल इकोनॉमी उसको हैम्पर कर सकता है। तो यहाँ पे बिल्कुल सही है, आप नहीं बोल सकते कि ये गलत है ये सही है। ये जो भी फैसला लिया गया है ये उनका फैसला मतलब भारत सरकार का है, और ये सही ही है। आने वाले समय ये सही हो सकता है। हो सकता है कैसे? क्योंकि अभी से आप फ्यूचर प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। हो सकता है आने वाले समय हॉस्टाइल टेक ओवर हो जाए और फिर जो चाइना की जो पॉलिसी होती है, मतलब वैसे भी उतना ट्रस्ट इंडिया चाइना पे करता नहीं है। ओके,
तो उसको देखते हुए भी ये काफ़ी अच्छा फैसला है और ये जो इन्वेस्टमेंट हुआ है, ये आने वाले समय में के लिए काफ़ी अच्छा हो सकता है, जो फेसबुक के द्वारा किया गया है। ओके फ्रेंड्स। तो कुछ लोग ये भी कह रहे हैं ये बहुत जल्दी कर दिया गया है, ये एफडीआई नॉर्म्स इतने रिलैक्स नहीं करने थे क्योंकि जस्ट 1.2% स्टेक ही तो एक्वायर किए थे। बट फ्रेंड्स, ये धीरे-धीरे करते हर स्टार्टअप्स में, हर कंपनी में, अभी तो ये तो एचडीएफसी की बात हुई, अब ये धीरे-धीरे बहुत सारे स्टार्टअप्स या बहुत सारी कंपनीज में अपना छोटा-छोटा इन्वेस्टमेंट करेंगे। फिर धीरे-धीरे क्या होता है, बेनिफिशियरी ट्रांसफर भी हो सकता है कि पर्टिकुलरली वो कोई भी ओन सब्सिडरी हो सकती है, चाइना बेस्ड ओन सब्सिडरी हो सकती है जो कि वो कंपनी एक्वायर कर ले। तो ऐसे करके डिफरेंट मेजर्स होते हैं किसी भी कंपनी को एक्वायर करने में वर्ल्ड ट्रेड में। ओके, तो वर्ल्ड ट्रेड और जो ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स होते हैं अकॉर्डिंग टू डब्ल्यूटीओ, ये उसके नॉर्म्स है, जहां पे एक वर्किंग ग्रुप स्टैब्लिश किया गया था 1996 में, जो कि रिलेशंस देखता है किसके बीच में, ट्रेड और इन्वेस्टमेंट के बीच में। उसके बाद एक ट्रिम करके एग्रीमेंट है, ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स, वो भी ये देखता है जो लोकल कंटेंट रिक्वायरमेंट होते हैं, इनकंसिस्टेंट होते, बेसिक जो प्रोविजंस बनाए थे गैट के, जो मैंने आपको बताया था, जनरल एग्रीमेंट और ट्रेडेड ट्रायल्स था ये पहले, और फिर जाके जीटीओ बना, तो ये इसके अंतर्गत काम करता है, जो ट्रिम्स के अंदर जितने भी ज्यादा ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट होते हैं। और एक और जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड सर्विसेज है, जो कि अपन सर्विसेज से डील करते हैं, जितनी भी ज्यादा सर्विसेज प्रोवाइड होती है, जैसे मान लीजिए बीपीओ एक आउटसोर्सिंग कंपनी है, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्विसेज आप मतलब देखते हैं, तो उसके रूल्स यहाँ पे फॉर्मुलेट होते हैं। तो ये पूरा था बीजिंग के, मतलब जो उनका काउंटर पॉइंट था उसके तहत, और जो भारत ने अपनी एफडीआई पॉलिसी चेंज करी है उससे रिलेटेड वीडियो। तो फ्रेंड्स प्लीज इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसे शेयर कीजिए, और प्लीज स्टे ट्यून्ड रहिए आने वाले और भी और बर्निंग और टॉपिक्स के लिए। ओके, और प्लीज कमेंट करिए और बताइए कि मतलब आपको वीडियो कैसा लगा और इसमें हम क्या क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं आने वाले समय में। ओके, सो बाय बाय, टेक केयर, टिल वी मीट इन नेक्स्ट वीडियो।